पहला सवाल आपसे यही कि जैसे मैं और नादिया भी बात कर रहे थे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 12% से नीचे आएगा इंटरेस्ट रेट, क्यों, क्या क्या वजह बनी कि वो वहीं पर बरकरार रखा गया? तो मैं बहुत ही आसान लफ्जों में कोशिश करता हूं कि ये एक्सप्लेन करूं कि जो पॉलिसी रेट होता है सेंट्रल बैंक का, वो किन फैक्टर्स पर आप देखकर और किन डेटा पॉइंट्स को अपने सामने रखकर उसको तय कर सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहली बात तो है अफरात ज़र, कीमतों के बढ़ने की शरह। कीमतों के बढ़ने की शरह में पाकिस्तान में एक नुमायां कमी आई है और इसका एक बेनिफिट लोगों को इस तरह गया है कि अगर पिछले सालों में 29 या 24% कीमतें बढ़ी थी पिछले 2 साल में, तो इस साल जो कीमतें पहले 8 माह का डेटा स्टेट बैंक के सामने मौजूद था, उसका हेडलाइन इन्फ्लेशन जो फिगर वो लेकर चलते हैं वो 6% से भी नीचे था। सो ये कंसिडर करते हुए और 12% का पॉलिसी रेट देखते हुए तो जो रियल रेट था वो तो बड़ा पॉजिटिव हो गया था। इनके 6% का इनमें आप समझें एक फर्क आ रहा था, तो स्टेट बैंक कुड हैव मूव्ड और वो इस रेट को, पॉलिसी रेट को कम कर सकते थे। आई थिंक दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर उनको देखना चाहिए था वो इज द फॉलोइंग, कि जो पाकिस्तान में शराय नमू यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसे फंक्शन कर रही है। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं, कार सेल्स बढ़ी हैं, सीमेंट सेल्स बढ़ी हैं, नए ब्रांड्स भी आए हैं, तो थोड़ा जी वो भी आए हैं, तो नई एंट्री हुई है। सो और थोड़ा सा जो इंडिकेटर्स हैं, जो आपका बिजनेस कॉन्फिडेंस गेन हुआ है, यानी कि बेहतर हुआ है लोगों का। पर जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको वो अगर देखें तो जो पहला क्वार्टर गुजरा सिर्फ 0.9% इकोनॉमिक ग्रोथ थी अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ अ ईयरली टारगेट जो 2.5-3% का है। सो ग्रोथ जो है वो स्टंटेड थी, यानी कि कम थी। और जो हमारे पास पहले 6 माह का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है वो भी नेगेटिव था, उसने कैचअप नहीं किया था। इसको देखते हुए भी आपको शरह सूद में कमी की तरफ बढ़ना चाहिए था। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि क्या आपका जो मालियाती खसारा है जो पॉलिसी गवर्नमेंट के पास होती है, क्या वो लैक्स है, यानी कि वो बहुत खर्चे कर रहे हैं? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमने अपना पीएसडीपी भी बहुत कम खर्च किया पहले 6 माह में। हमने बाकी खर्चों को भी कर्टेल करके एक सरप्लस जनरेट किया प्राइमरी, जिसका मतलब है कि जो डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर सरकार ने किया वो कम था कंपेयर टू जो लास्ट ईयर्स में होता रहा है। और इस ईयर हमने एक्सपेंडिचर से जो था वो कम था और जो टोटल रेवेन्यू था वो ज्यादा था, तो वहां भी हम ठीक थे। तो आपके पास मॉनेटरी ईजिंग का वो था। पर जो चौथी चीज आई थिंक जो देखी उन्होंने और इसको आई थिंक जो ओवरराइड की, वो है कि जो एक्सटर्नल सेक्टर है, जैसे ही हम इकोनॉमी में थोड़ी सी ईजिंग करते हैं तो इंपोर्ट का जो बिल है वो बढ़ जाता है। और जो पिछले माह का फरवरी का जो करंट अकाउंट का खसारा था वो बहुत बढ़ा हुआ आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सरप्लस चल रहा था करंट अकाउंट $1 बिलियन के करीब, पर वो पिछले माह के डेटे को जब देखा गया तो ये पता चला कि वो तो नेगेटिव हो गया है। तो ये देखते हुए आई थिंक ये ओवरराइडिंग कंसर्न था, और ये देखते हुए कि क्या शायद इकोनॉमी में अभी लैग के साथ, थोड़े वक्त के साथ बिजनेस दोबारा रीगेन करे और मैन्युफैक्चरिंग चल पाए। तो आई थिंक दे हैव अर्ड ऑन दी साइड ऑफ कॉशन। आसान लफ्जों में उन्होंने ओवरली कॉशियस अप्रोच ली है और रेट को चेंज नहीं किया। भी समझता हूं कि इसमें एक और फैक्टर जो ऐड हो गया वो ये था कि आईएमएफ का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है, और जब आईएमएफ ने इसको मॉडल किया होगा तो उनके लिहाज से एक्सटर्नल को देखते हुए अभी भी इकोनॉमी को स्लो रखना ही बेहतर ऑप्शन है और स्टेबिलिटी में ही रहना। डॉक्टर साहब आप बड़ा अच्छा, आवाज नहीं आ रही। हेलो जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा सिंपल बताते हैं। एक और मसला जो है ना आसान कर दें, आसान लफ्जों में उनको जिनको ज्यादा समझ ना हो इसकी इंटरेस्ट रेट की, कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो किसका फायदा होता है, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो किसका फायदा होता है? आसान सी बात। जी जी, लोग ताकि हाँ, लेकिन सवाल अच्छा है, सवाल बेहतरीन है। जी जी बताइए जी। सो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो पॉलिसी रेट जब बढ़ता है तो आप जाती हैं बैंक में और लेट से कि आप बहुत अच्छी एंकर हैं, आपके पास है, तो आप 1 करोड़ रुपया बैंक में रखती हैं तो आपको 22 लाख रुपया सालाना मिलना शुरू हो जाता है। अब जाती हैं दोबारा अगले साल, आपका डिपॉजिट 1 साल का था, खत्म हो गया,
अब आप जाती हैं तो आपको 12 लाख रुपए मिलेंगे अगले साल के, तो आप कहेंगी ले मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया। सो जो सेवर है उसका जो डिपॉजिट है उस पर कम मिलेगा। पर लेट से कि आपके मेल एंकर जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मैंने बोरो करना है पिछले साल, तो उनको 22 लाख रुपया किस्त देनी पड़ी थी। अब वो जाते हैं तो उनको 12 लाख किस्त देनी है, तो वो ये कहते हैं कि मैं कोई कारोबार की तरफ जाऊं, मैं कोई फैक्ट्री लगाऊं, मैं एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करूं, मैं कोई सो जो इन्वेस्टर है उसका फायदा होता है। सो ये है दोनों तरह का बैलेंस जो आपको लेके चलना है। अभी इकोनॉमी को थोड़ा सा आई थिंक ब्रीदिंग रूम मिलना चाहिए और थोड़ी सी हमें नई जॉब्स भी क्रिएट करनी चाहिए। पर ये सब करने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यही एक पॉइंट बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें इसमें बैलेंस कैसे रखना है, क्योंकि देखें मईशत तो आपकी बिल्कुल यानी पिछले 2-3 साल देख लें तो ग्रोथ रेट हमारा मतलब 1% से भी कम था। अब खैर बहरहाल 2.5% या 3% एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है यहाँ पर, टैक्स कलेक्शन के मामला आपके बड़े खराब हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका बड़ा परेशान है सुपर टैक्स को लेकर, फिर एग्रीकल्चर पर टैक्स लग गया है। तो देखिए ये डबल टैक्सेशन ये तो तब चलता है काम कि मईशत चल रही हो और बिजनेसेस रन कर रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो ऐसी सूरत हाल में कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं टैक्स? देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब आपको एक वक्त और एक स्पेस मिल गई है। आईएमएफ की एंगेजमेंट के बाद आपको एक रिलेटिव स्टेबिलिटी है शॉर्ट रन में। आपके जो इंडिकेटर्स हैं अफरात-ए-ज़र के, एक्सटर्नल के, और आपका जो रिजर्व्स की पोजीशन है वो 11 और 12 अरब डॉलर के दरमियान आ गई है। तो आपको एक रिलेटिव स्टेबिलिटी मिल गई है, इसको इस्तेमाल कीजिए। और जो अपने मुल्क की पैदावारी सलाहियत है, अपने मुल्क की एनर्जी के मसाइल हैं, अपने मुल्क में कारोबार की आसानियां पैदा करने के मसाइल हैं, उनको सतही तौर पे ना हल करें, उनको डीप जाकर ठीक करें। ये सतही जो इंटरवेंशंस हैं उससे ये मसले हल होने वाले नहीं। ये मसले तब हल होंगे कि आप डीपर इंटरवेंशन और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देंगे इन चीजों को ठीक करने का। सो ये सबसे अहम बात है। और जो दूसरी चीज आपने सामने रखी, मैं बहुत आसान लफ्जों में कहता हूं, टैक्स गैप्स जहां भी हैं रियल एस्टेट, रिटेल, एग्रीकल्चर में, उनको पूरा करें और टैक्स की जो शरह है उसको कम करें। यानी कि जो इस वक्त आपकी इनकम्स पे या नॉन सैलरीड इनकम पे, मैन्युफैक्चरिंग पे एक हायर इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन है, इसको कम करें। और तीसरा, टैक्स के नंबर, विदहोल्डिंग, इंपोर्ट ड्यूटीज, आरडीज, इनको काटें। और जब आप सिंप्लीफिकेशन में जाएंगे तो लोगों को ज्यादा इंसेंटिव होगा। याद रखिए, और ये मैं आईएमएफ को भी कहता हूं कि पाकिस्तान का प्रोफेशनल, अगर मैं यहां पे 39% मुझे टैक्स देना हो और दुबई में 0 देना हो, तो चॉइस बड़ी सामने है कि मैं कहां पे काम करूंगा। यू हैव टू रियली नाउ थिंक इन अ डिफरेंट वे। पाकिस्तान कौम की अब जो सोच है वो पाकिस्तान में टैक्स के निजाम को मसावी बनाना और दुनिया से भी कंपेयर करके चलने की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम मैन्युफैक्चरिंग को इतना हाई टैक्स प्लस सुपर टैक्स में रखें और फिर मैन्युफैक्चरिंग को compete कराएं दुनिया के साथ। नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ जो फर्म्स हैं उनको अपनी जो पैदावारी सलाहियत है वो याद रखिए, लेबर प्रोडक्टिविटी, फर्म्स प्रोडक्टिविटी, एग्री प्रोडक्टिविटी बहुत कमजोर है मुल्क की। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज वो वक्त है, आज वो स्पेस है कि ये काम कर सकें, वरना 1.5-2 साल बाद अगर अभी देखिए इस सिलसिले में देखें एनर्जी प्राइसेस की बात हुई है और ये खबर तो ऐसी आ रही है कि 2 रुपए पर यूनिट सस्ती होगी बिजली, और इस पर फ्यूल भी बिल्कुल ऐसे, फ्यूल के बारे में भी खबरें आ रही है कि 15 तारीख तक 10 से 13 रुपए में कमी इसमें होगी। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंपैरेटिव बनाने के लिए प्रोडक्ट्स को आपको सब्सिडी तो देनी पड़ेगी आपके बिजनेस सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। सो याद रखिए कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस में कमी है ये भी बहुत बड़ा टेल विंड है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। अगर प्राइसेस $90 पे होती तेल की, जो आज $70 पर बैरल से नीचे हैं, तो 1.25 अरब डॉलर तो एक्स्ट्रा हर माह जा रहा होता तेल की खरीदारी में। सो ये बहुत ही पॉजिटिव टेल विंड है। अब मैंने इतनी टेल विंड्स गिनवा दी हैं आपको, मैक्रो स्टेबिलिटी, तेल की कीमत, वक्त मिल गया है, रिजर्व्स कंफर्टेबल हैं, पर अब ये कहें आप मुझे कि मैं प्राइवेटाइज भी नहीं कर सकता, मैं एनर्जी सेक्टर, देखें ये भी जो बहुत बिजनेस कम्युनिटी को भी मैं दरखास्त करता हूं कि वो कहते हैं कीमत कम करो, ये ना कहें, वो ये कहें कि एनर्जी की जो निजाम है उसकी दुरुस्तगी के लिए जो अमल जरूरी है वो करो। ये ना कहें कि जी कीमतें कम करो। कीमतें देखें ना,
हमने प्राइवेट सेक्टर में दिया हुआ है, ये सेक्टर जो है आपका टेलीफोनी का, कीमतें कम हो गई है ना खुद ही। पर आप ये कहते रहे कि सरकार एक ही सिंगल बायर है बिजली की कीमत कम, ऐसा होगा नहीं। और होगा भी तो वो बहुत कम वक्त के लिए होगा। जब आप इस सेक्टर की पॉलिसी के निजाम को, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, आईपीपीज के साथ, डिस्कोस के लॉसेस, डिस्कोस की एफिशिएंसी, ये जब सब काम करेंगे, प्राइवेटाइजेशन तो इसमें बिल्कुल इस पर भी सोचा जा रहा है कि अब लेस्को और हेस्को को प्राइवेटाइज किया जाएगा, तो ये भी एक इसकी तरफ एक इशारा है कि बेहतर रिफॉर्म्स आ रही। मैं अगेन कहता हूं कि जरा ये भी याद रखिए कि 25 साल से ये जिन डिस्कोस का आप नाम ले रहे हैं, आईएसको और फेस्को प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे हैं। तो अगर ये हम नहीं बेच पाए तो पहले तो जाकर ये सोचे ना कि ये क्या बेचना है आपने। इतनी बड़ी कंपनीज बिकने की नहीं है, फिर इनकी प्रॉपर्टीज के मसाइल हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट नाउ, लेट्स हैव एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो। बिकना क्या है, क्या रिटेल चीज बिकनी है, ये मोनोपोलिस्टिक चीजें बिकनी है, होना क्या है, ये कह देना कि हम बेचेंगे। मैं आईएसको फेस्को को मेरा ख्याल है 3 दिहाइयों से देख रहा हूं, 92 के बाद से ये कहा जा रहा है कि जी बेच देना है। आज मैं 2024 में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि this is the most important conversation we are having to make the country energy efficient, to make competitive Pakistan's markets, to create जिस तरह की हमने मार्केट्स क्रिएट की हैं। आपके सेक्टर दूसरा ये अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज बताएं, डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है आपका, भी बताएं कि वो लोग जिन्होंने पैसे बैंक में रखे थे प्रॉफिट्स के लिए, उनको आप अब क्या गाइड करेंगे कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, वो अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें? अगर उन्होंने मेरे जैसे अच्छे कंसल्टेंट से पहले पूछा होता तो मैं ये उनको कहता कि आज से 6 महीने या साल पहले मेरे वालिद बहन के दोस्तों ने जब भी मशवरा किया तो मेरा मशवरा ये था कि आप 1 साल के लिए नहीं 3 से 5 साल के लिए पैसे लॉक कर दें, बिकॉज इन्फ्लेशन नीचे जाएगी, इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा। एक तो ये बात हुई। अब मैं उनको ये कहता हूं कि अभी भी ये 12% के करीब है। अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो दैट ऑल्सो मार्कअप इसलिए ठीक है कि अभी भी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी तो आप ठीक कमा लेंगे। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा और इवैल्यूएट करें जी। अगर और इस तरह नीचे जाता रहा तो वो लोग क्या करें? कहां आप चाहेंगे कि उनको इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, उनको ये सोचना चाहिए कि क्या मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूं, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में इन्वेस्ट करूं, और अगर ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करूं जो आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि वो सोचें कि कोई छोटा मोटा जो कारोबार है क्या वो किया जा सकता है, इससे इकोनॉमी को भी फायदा होगा। और तीसरा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और सिर्फ बॉन्ड्स में या पीआईबीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही रहना चाहता है या रियल एस्टेट आप रिकमेंड करेंगे? मैं रियल एस्टेट इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा कि मैं इसको बिलीव ही नहीं करता कि प्लॉट्स में हम लोगों के पैसे फंसवाते चले जाएं और वो जब दुनिया से भी गुजर जाएं तो वो प्लॉट अगली जनरेशन को चले जाए। ये भी वैसे एक स्कूल ऑफ थॉट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बाकी इनको तो यहाँ बुला के वैसे बात बिल्कुल, और क्या स्टूडियो में कभी आपको लास्ट जो जुमला था ये पूरा सब्जेक्ट आधे घंटे का, इस पे बात की जाए।